नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स की एक नई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज से लगातार करंट अफेयर्स का शो हर रोज जो सुबह चलने वाला है 6 बजे, हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, इसी की कड़ी में आज मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स की एक शानदार क्लास जो तैयार की है, आप लोग देखने के बाद आप सभी लोगों के सुझाव कमेंट में आमंत्रित है। आप लोग बताइएगा कि आपकी तरफ से और क्या चीजें हैं जो इसमें ऐड अपन कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास 4 अक्टूबर 2025। देखते हैं आज की क्लास में साथियों क्या है। आज की क्लास में देखते हैं आगे। साथियों, सुर्खियां हैं 4 अक्टूबर 2025 से पहले की कुछ दिनों में सुर्खियों में रही है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीप का आयोजन हुआ है साथियों। दशहरा मेला का नाम है वो एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उसके अलावा कुछ और सुर्खियां देखते हैं। राजस्थान सरकार ने 11 साल से पशुओं के निर्यात व परिवहन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। फ्लोदी दुर्ग महोत्सव का हुआ आयोजन। उसके अलावा देखते हैं 1 से 31 अक्टूबर 2025 ऑपरेशन खुशी 10 का आयोजन। क्या है ऑपरेशन खुशी 10, किसके द्वारा चलाया गया है, बहुत अच्छे से अपन देखेंगे साथियों। साथियों, आज का मोटिवेशन कोड है, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत की खुशी एक अलग खुशी होती है, आपकी चेहरे की मुस्कान को बदलने वाली होती है। साथियों, इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीप। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। साथियों, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान इंटरनेशनल जो फोक फेस्टिवल है उसका आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं साथियों, जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीप का क्या किया जा रहा है साथियों, आयोजन किया जा रहा है। 2 नंबर आंसर इसका सही आंसर है साथियों। जो राजस्थान इंटरनेशनल इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल है, इंटरनेशनल जो फोक फेस्टिवल है, फोक फेस्टिवल इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं साथियों, रीप कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पूछे इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो आयोजन के संबंध में आपको जो बात याद रखनी है वो है साथियों, इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो इस तरीके से है। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है, आप लोगों से शुरुआत भी पूछी जा सकती है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है साथियों, तो इसकी जो शुरुआत हुई है साथियों वो हुई है वीर दुर्गादास राठौड़, एक पार्क है दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास पार्क है। और आप लोगों से पूछा जाए कि ये पार्क कहाँ पर है, तो साथियों ये पार्क है मसूरिया की पहाड़ी। और मसूरिया की पहाड़ी कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर में है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये पार्क है। और इसके जो कार्यक्रम होंगे, ये कार्यक्रम कहाँ पर होने वाले हैं, तो साथियों ये कार्यक्रम जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग पर होने वाले हैं। कहाँ पर, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वहां पर क्या होंगे साथियों, ये कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीप का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, ये सब कहाँ पर है, ये सारा की सारा जोधपुर में है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया साथियों, जोधपुर हो गया। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रीप का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जोधपुर में किया जा रहा है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और स्टार लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2025। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल
2025 है साथियों। कब आयोजित हुआ तो ध्यान रखना 19 से 20 सितंबर 2025 को क्या हुआ था, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। उसके अलावा इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था तो याद रखना कहाँ पर हुआ था साथियों, इसका आयोजन जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जयपुर फिल्म फेस्टिवल कब हुआ था साथियों, 18 से 19 अगस्त 2025 को हुआ था। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कब हुआ था, क्योंकि जयपुर तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, इसलिए इसका आयोजन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है साथियों। नेक्स्ट है आपको इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं नेक्स्ट, जो आपकी स्टैटिक जीके को बहुत मजबूत करेंगे। आप लोगों को बताना है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र साथियों कहाँ पर है, इसकी स्थापना बता दीजिए। सबसे पहले कब हुई थी स्थापना, सभी को ध्यान रखना है कब हुई थी। 1959 में क्या हुई थी साथियों, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सभी लोगों को पता है कहाँ पर है साथियों। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, हम काजरी कहते हैं। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जिसको हम आफरी कहते हैं, स्थापना आप लोगों से पूछी जाए तो कब हुई थी, 1985 में साथियों। कब हुई थी, 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो साथियों इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है। दोनों ही संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। आपको स्टार लगा के इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लेना है। मैं जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इसी स्पीड में आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, और 3 महीने बाद देखिए कि आपकी राजस्थान जीके इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, यह दुर्ग मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि देवताओं और परियों द्वारा निर्मित है। ये कथन कौन से दुर्ग के लिए कहा गया है तो आप लोग बता दीजिएगा। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया है साथियों, तो हमारे जो जोधपुर में कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के लिए ये कहा गया है कि इसका निर्माण किसने करवाया है, देवता और परियों ने क्या कराया है, इसका निर्माण कराया है, याद रखिएगा। और इसके क्या कहा जाता है साथियों, ये मोर जैसी आकृति में दिखता है, इसलिए इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये इसका उपनाम है, क्योंकि ये दुर्ग देखने पर दूर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, मोर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दशहरा पर्व क्या है साथियों, आयोजित हुआ है, दशहरा पर्व मनाया गया है। राजस्थान के किस दशहरा मेला का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आप लोगों को सामने 4 दशहरे मेले दिखाए गए हैं, और आप लोगों को यह बताना है कि कौन सा दशहरा मेला है जिसको कहां पर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हमारे कोटा का जो दशहरा मेला है उसे क्या है, इसे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। साथियों इसकी पूरी कहानी समझते हैं कि कोटा का हमारा क्या है साथियों, कोटा का जो दशहरा मेला है, कोटा का जो दशहरा मेला है वो हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध है साथियों। राजस्थान का अपने दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है दशहरा मेला। साथियों इसको वर्ल्ड बुक ऑफ एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान मिला, और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको क्या है, स्थान मिला। क्या कारण रहे इसे, तो इस बार का जो साथियों जो क्या था, रावण था, क्या था, रावण था, उसको हमने कितना बनाया था, तो लगभग 233 फीट क्या हमने रावण ऊंचा बनाया था। इसलिए इस बार का जो दशहरा मेला था उसको
एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, दर्ज किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुछ और क्वेश्चन हम आगे देखते हैं साथियों, कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्या है हमारे कुछ और क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी एक कॉपी बना लीजिए आज से। याद रखना, हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना पसीना बहाएंगे कि जो आने वाले एग्जाम हैं उसमें अपन अपनी एक ही क्लास से राजस्थान जीके का कम से कम 80 to 90% पार्ट, जितना राजस्थान जीके करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, आर्टिकल्चर है, हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा और आने वाले 3-4 महीनों में सारी चीजें आप तक जो परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं, सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जाती है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप बहुत अच्छे से अपनी एक अलग कॉपी बना लीजिए और सारी चीजों को नोट करते जाइए। याद रखिएगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जितना पसीना बहाएगा, सफल वो उतना ही अधिक होगा साथियों। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको सफलता भी उतनी बड़ी ही मिलेगी। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसी दिशा में आप मेहनत करते रहिएगा। अगर आप एक बार मान लोगे कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको वो काम करने से रोक सकती है। साथियों देखते हैं, विश्वकर्मा स्किल जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर बना है, वो कहाँ पर है साथियों, कहाँ पर है, कोटा में है। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। पुराना करंट अफेयर्स का प्रश्न है। इस सीरीज में अपन क्या कर रहे हैं, जो पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं उनको भी साथ साथ क्या है, रिवाइज करते चल रहे हैं, ताकि पुराना करंट अफेयर्स। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस क्लास में जो भी पढ़ेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्लास में ही मैं आपको याद कराऊं। और साथियों, जो मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं वो आप नोट्स बनाते जाइए और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। 2-3 बार 15, हर 5 मिनट में दिन में 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो सारी चीजें आपको है वैसी की वैसी याद रह जाएगी। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर बन रहा है, बना है कोटा में। साथियों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो प्रथम फूड पार्क है वो भी कहाँ पर है, तो याद रख लीजिएगा वो भी कहाँ पर है साथियों, कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में है। केटल फ्री सिटी, केटल फ्री सिटी का मतलब होता है साथियों पशु मुक्त शहर। पशु, आवारा पशु जो घूमते रहते हैं, पशु मुक्त शहर। क्या, पशु मुक्त शहर। और हमारी केटल फ्री सिटी कौन है, कौन सी है, तो बता दीजिएगा कौन सी है साथियों, कोटा है जो हमारी क्या है, केटल फ्री सिटी है। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कौन सी नदी पर है साथियों, तो याद रखना कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हैंगिंग ब्रिज क्या होता है साथियों, तो याद रखना क्या होता है, झूलता हुआ पुल। क्या, झूलता हुआ पुल। जो जब बड़ी गाड़ी, भारी गाड़ी पुल के ऊपर से निकलती है तो क्या करता है वो पुल साथियों, वो पुल क्या करता है, हैंगिंग करता है, दबता है, नीचे दबता है और वापस ऊंचा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। तो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उसके अलावा राजस्थान का प्रथम वन बैंक भी कहाँ बना है साथियों, तो राजस्थान का जो प्रथम वन बैंक है वो भी हमने कहाँ बनाया है, कोटा में, जहां पर हम अस्थि वो क्या है, कई टाइम तक इसमें रिजर्व रख सकते हैं। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का क्या साथियों सेकेंड, राजस्थान का सेकेंड जो हैंगिंग ब्रिज है, राजस्थान का सेकेंड जो हैंगिंग ब्रिज है वो कहाँ पर बना है, सेकेंड हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर बना है, तो आप सब बता दीजिएगा कौन सी नदी पर, माही नदी पर साथियों। कौन सी नदी पर, माही नदी पर बना है। माही नदी पर बना है। कहाँ पर, आपको जिला पूछा जाए तो बता दीजिए कहाँ पर बना है, डूंगरपुर में बना है। डूंगरपुर को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। वागड़ क्षेत्र में शामिल डूंगरपुर एक जिला है जिसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। सेकेंड हैंगिंग ब्रिज जो हमने बनाया साथियों, ये चिकली से आनंदपुरी जाने का मार्ग प्रदान करता है। इस चीज को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। ये बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है साथियों। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिनका जवाब आप लोगों को देना है साथियों सबसे पहले बताना है आपको कि कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत कब हुई थी। साथियों इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इसको गूगल से देख के और कहीं कहीं से देख के बहुत अलग अलग आंसर बताएंगे, लेकिन मैं आपको जो आंसर बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम के शासन काल में क्या है साथियों,
माधो सिंह प्रथम जो था, इसके शासनकाल में क्या हुआ था, दशहरे मेले की शुरुआत हुई थी। आप गूगल पर देखोगे कुछ और मिलेगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी ऑथेंटिक बुक में यही पढ़ा है, इसलिए आपको यही बता रहा हूँ। साथियों, कोटा का जो दशहरा मेला है वो राजस्थान का प्रसिद्ध है। आगरा के किले को छोड़कर, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा का गढ़ है। साथियों, ऐसा किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो याद रखिए, किस दुर्ग के लिए कहा गया है? कोटा दुर्ग के लिए कहा गया है। किस दुर्ग के लिए कहा गया है? कोटा दुर्ग के लिए कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टार वाले क्वेश्चन है, आप इनको बहुत अच्छे से नोट करिएगा। यही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं साथियों। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, अबली मिणी का महल, अबली मिणी का महल सबसे पहले तो आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये साथियों मुकुंदरा की पहाड़ियों में है। कहाँ पर है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में है। मुकुंदरा की पहाड़ियों में है क्या अबली मिणी का महल? कौन सी पहाड़ियों में है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में। मुकुंदरा की पहाड़ी आप सभी को पता है कोटा में है। इसके अलावा अबली मिणी के महल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल। क्या कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, राजस्थान का पहला ताजमहल कौन है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ताजमहल। और राजस्थान का पहला ताजमहल अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट ताजमहल कौन सा है साथियों? तो जसवंत थड़ा है। कौन है? जसवंत थड़ा। और जसवंत थड़ा कहाँ पर है साथियों? तो आप सभी को पता है जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है जसवंत थड़ा? जोधपुर में है जसवंत थड़ा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपन इसी स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास समय इतना है नहीं कि अपन फिजूल में खर्च करें। अपन बहुत स्पीड से ही पढ़ेंगे। आप लोगों को सुबह 6 बजे एक बूस्टर डोज की तरह ये क्लास हर रोज मिलेगी और इसी वे में मिलेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा साथियों। अबेड़ा महल की बात की जाए तो अबेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा में है। दो चार महल देकर आपको कभी मिलान कराने के लिए पूछ दिया जाएगा। अबेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा में। अबली मिणी का महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल। और मैं इसके बारे में बताऊं साथियों, तो इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। हाड़ौती का क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। किसको? अबली मिणी के महल को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले जो है शामिल होते हैं। इस चीज को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 साल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, सॉरी 3 साल नहीं है, गलती से 3 साल बोला गया है, तो आप टेंशन ना ले। 3 साल गलती से बोला गया है, सुधार कर लेंगे साथियों। हाल ही में राज्य सरकार ने ऊंट की निर्यात व परिवहन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, ये आप लोगों को साथियों बताना है। 2011, 2012, 2013, 2014। तो आप लोगों को बताना है कब दिया गया था इसको राज्य पशु का दर्जा। तो आप लोगों को मैं सही आंसर जो है बता दूं साथियों, कब दिया गया था? वर्ष 2014 में क्या है, हमारे ऊंट को क्या है, राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। यहाँ से साथियों दो बातें निकल के आती हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। तो आप लोगों को घोषणा भी याद रखनी है। घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा कब हुई थी साथियों? 30 जून। कब हुई थी? 30 जून 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 30 जून 2014 को हुई थी साथियों। इसके बाद क्या होता है, इसकी अधिसूचना जारी होती है। क्या होती है साथियों? इसकी अधिसूचना जारी होती है। दोस्तों, अधिसूचना जारी होने की जो डेट है वो है 19 सितंबर 2014 को क्या है, इसकी अधिसूचना जारी होती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और अब ये क्या हुआ साथियों, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं तो इसमें क्या हुआ कि जो एक कैमल एक्ट है, क्या है साथियों? कैमल एक्ट है। कैमल एक्ट है, कब का है? 2014 का है। 2014 का है। इसमें कहा गया था कि ऊंट के आयात, निर्यात और परिवहन पर क्या रहेगी साथियों? ऊंट के निर्यात और इसको कहीं निर्यात व परिवहन पर क्या रहेगी? परिवहन पर क्या रहेगी? रोक रहेगी। लेकिन अभी हाल ही में क्या किया गया साथियों, हाल ही में क्या किया गया? 2025 में
इसमें क्या किया, संशोधन किया। क्या किया, संशोधन किया। और संशोधन करके क्या काम कर दिया गया, इस जो रोक थी, इस रोक को क्या कर दिया, हटा दिया गया। इस रोक को क्या किया, हटा दिया गया। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि राज्य सरकार ने ऊंट के निर्यात व परिवहन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट है ये ऊंट आप लोगों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हो ऊंट, क्या क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। साथियों, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। कैमेलस, क्या नाम है इसका। ये आर्ट्स वालों को बढ़िया वो ऐसे लगेगा कोई रॉकेट साइंस है, जो याद करने में बहुत दिक्कत होती है। कैमेलस ड्रोमेनडोरियस, ड्रोमेनडोरियस, कैमेलस ड्रोमेनडोरियस, ये क्या है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। और पहले पूछा गया प्रश्न भी है, तो इसको क्या है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है साथियों, ऊंट को कहा जाता है। ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं और वो मरुस्थल में बड़ी आसानी से क्या है, चल सकता है, इधर इधर घूम सकता है, इसलिए क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा कब की गई थी, अभी मैंने आपको बताया कब की गई थी साथियों। तो 30 जून 2014 को क्या है, इसको राज्य पशु का दर्जा देने की क्या की थी साथियों, घोषणा की थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना। तो मैंने आपको बताया 19 सितंबर 2014 को क्या है साथियों, इसको 19 सितंबर 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना वो जारी कर दी गई। सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में है साथियों, तो सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में है, राजस्थान में है। किस राज्य में है, राजस्थान में है। ऐसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते तो आपका कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन जो आपकी पुरानी परीक्षा में आए हैं बहुत अच्छे से क्या होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ऊंट का वैज्ञानिक नाम मैंने बता दिया, रेगिस्तान का जहाज बता दिया, राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा अधिसूचना बता दी, सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में ये बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट आप देखिए, कुछ और क्वेश्चन ऊंट के बारे में जो है आपको करने हैं। ऊंट की कुर्बानी के लिए एक प्रसिद्ध महल है राजस्थान में, आप लोगों को बताना है कौन सा महल है जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो कौन सा महल है, मुबारक महल है। कौन सा महल है, मुबारक महल है। और मुबारक महल कहाँ पर है साथियों, मुबारक महल कहाँ पर है, टोंक में है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कहाँ पर है मुबारक महल, टोंक में है साथियों। उस्ता कला बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर क्या होती है साथियों, सोने और चांदी की, सोने प्लस चांदी, चांदी के साथ जो अन्य धातु है वो भी रहती है साथियों, इसमें अन्य धातु भी रहती है। और इसके द्वारा क्या की जाती है साथियों, इसके द्वारा जो कलाकारी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जो कलाकारी की जाती है ऊंट की खाल पर, उसी को हम कहते हैं साथियों क्या, उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं, उस्ता कला। अपने पास तो वो सिस्टम है ही नहीं कि बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आराम बड़ा हराम है और आराम से पढ़ने वाले आप कभी क्या है, बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। मैं कहता हूं कि तैयारी किस तरीके से करें, तो तैयारी उस तरीके से करनी है कि कम समय में आप कितना अधिक पढ़ सकते हो, कितना अच्छा पढ़ सकते हो। आप दिन रात एक कर दीजिए। आपकी परीक्षा के 3 महीने बाकी हैं, तो आप 3 महीने में कोशिश करिए कि मैं सबसे ज्यादा पढूं। आप सफलता बहुत जल्दी पा लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है सफल होने का, जो मेरे द्वारा अपनाए गए थे। और बाकी आप सब लोगों को पता ही है कि मेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, तो इस चीज़ की चर्चा करना तो सही बात है नहीं। ऊँट की खाल पर ये सोने चांदी और अन्य धातु की जो कलाकारी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रसिद्ध ऊँट कौन सा है साथियों, तो जो नाचना ऊँट होता है वो सबसे प्रसिद्ध ऊँट होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऊँटों के देवता आप लोगों से पूछे जाए तो सब जानते हैं कौन, पाबू जी क्या है साथियों, ऊँटों के देवता हैं। पाबू जी ऊँटों के देवता हैं। ऊँटों की देवी आप लोगों से पूछा जाए तो जो अंता देवी है, अंता देवी, और अंता देवी आप लोगों को पता है तो बता दीजिए कि इनका मंदिर कहाँ पर है। अंता देवी का, अंता देवी का मैं बता देता हूँ कहाँ पर है साथियों, मंदिर है वो बीकानेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर में है। और आप लोगों को जानना है
कि ऊंट पालक जो जाति होती है वो कौन सी है, जो ऊंट पालने के लिए जाति, कौन सी जाति प्रसिद्ध है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों, तो जो रायका जाति है, रायका, या फिर आप बोल दो रायका, या फिर बोल दो जो रेवाड़ी जाति है, वो ऊंट पालक जाति कहलाती है। और साथियों बहुत इस जाति ने जो ऊंटों का संरक्षण किया है वो बहुत ही बेहतरीन किया है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ ऊंटों के देवता, तो ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल, उस्ता कला, सोने चांदी व अन्य धातुओं की धातुओं से ऊंट की खाल पर जो नक्काशी कलाकारी की जाती है। सबसे प्रसिद्ध ऊंट पूछा जाए तो नाचना ऊंट ध्यान रखिएगा। ऊंटों के देवता पूछे जाए तो बाबू जी ध्यान रखिएगा। ऊंटों की देवी पूछी जाए तो अंता देवी ध्यान रखिएगा। ऊंट पालक जाति पूछी जाए तो रेबारी या रायका जाति जो है वो ध्यान रखिएगा। ऊंट जब बीमार होते हैं तो उनके देवता बाबू जी की पूजा की जाती है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बीच में अपन कुछ कमेंट हमेंट कुछ नहीं देखेंगे, अपन लास्ट में 2 मिनट बात करेंगे, कमेंट देखेंगे, सब देखेंगे, क्योंकि क्लासें बहुत आती हैं, टीचर बातें करते हैं तो मुझे तो वो चीज़ पसंद है नहीं। इसलिए मैं क्लास उस तरीके से लूँगा कि आपके पास जितना समय आप मुझे दे रहे हो उस समय में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और मेरी स्पीड भी पढ़ाने की यही रहेगी। तो आप लोग क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, फ्लोदी दुर्ग में क्या हो रहा है? फ्लोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन हो रहा है साथियों। यह आयोजन है वो फ्लोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया है, किस अकादमी द्वारा किया गया है, यह आप लोगों को बताना है साथियों। आप लोगों के सामने 4 अकादमियां हैं जो दी गई हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, साहित्य कला अकादमी है, और उसके अलावा राजस्थान ललित कला अकादमी है और लोक कला मंडल है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी है उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा जो फ्लोदी दुर्ग महोत्सव है उसका आयोजन कराया जा रहा है साथियों। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, और कि साथियों इस संगीत नाटक अकादमी के बारे में 2 बातें ध्यान रखिए। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, तो आप सभी लोग लगभग जानते ही हो कहाँ पर है साथियों। ये हमारी कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। आप लोगों से पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में साथियों क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन एक बार आरएस में मिलान करने के लिए पूछा गया था, उसमें शामिल था, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके अलावा फ्लोदी दुर्ग महोत्सव है वो साथियों 31 सितंबर और 1 अक्टूबर को इसका 2 दिन दिवसीय आयोजन हुआ। और इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोदी का दुर्ग है, जो फ्लोदी दुर्ग है, कौन सा दुर्ग साथियों, जो फ्लोदी, जो साथियों फ्लोदी दुर्ग है, इस फ्लोदी दुर्ग से कहाँ तक, लटियाली माता, लटियाली माता जो है, लटियाली माता जो है यहाँ तक साथियों, यहाँ तक क्या निकाली गई थी, एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। यहाँ तक एक क्या निकाली गई थी, शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसलिए ये साथियों चर्चा में रहा था, और चर्चा में रहा है तो इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। बाकी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तो परीक्षा में ये आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये तो आ ही जाएगी साथियों। आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों क्या है अपना, नेक्स्ट है, ये लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से ये इसका जो है जो प्रदर्शन है वो कलाओं का करते हैं साथियों। संगीत नाटक अकादमी का यही काम है कि जो प्रदर्शनी कला है उनको आगे बढ़ाए, उनको उनका संरक्षण करें, यही इसका कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सबको मैंने बता ही दिया कहाँ पर है, ये कहाँ पर है तो सबने देखा अभी जोधपुर में। इसकी स्थापना आप लोगों से पूछी जाए तो बता देना 1957 में हुई थी। मुख्यालय पूछा जाए तो अभी बताया मैंने कहाँ पर है मुख्यालय साथियों, कहाँ पर है तो जोधपुर में है, ये भी बता दीजिएगा। इसके अलावा फ्लोदी जिले का जो खींचन गांव है, खींचन गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। खींचन की गांव की बात करें तो इसको अभी हाल ही में क्या रामसर साइट का क्या है साथियों, रामसर साइट का क्या मिला है, दर्जा मिला है। क्या मिला है, रामसर साइट का इसको दर्जा मिला है, तो इसलिए ये चर्चा में है। आप लोगों से और पूछा जाए कि इसके साथ और किसको मिला है, तो मेनार गांव है। कौन सा, मेनार गांव है। मेनार गांव कहाँ पर है, सभी को पता है मेनार गांव कहाँ पर है, उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। इसको भी क्या मिला है, तो इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्या मिला है, रामसर साइट का, इसको भी क्या मिला है साथियों, रामसर साइट का
दर्जा मिला है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। राजस्थान में अभी कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो आप लोगों को संख्या याद रखनी है, कितने हो गए साथियों, 4 हो गए हैं। 4 आप लोगों से पूछे जाए कौन से, एक तो है हमारा केवला देव। केवला देव कहाँ पर है, तो केवला देव कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में है। इसके अलावा एक और तो एक है सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर है, सांबर झील जयपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 हो गए, केवला देव, सांबर, खीचन और मैनार, ये चारों रामसर साइट है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो खीचन है और जो ये मैनार है, इन दोनों को साथियों कब शामिल किया गया है, 2025 में शामिल किया गया है। यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि ऊपर जो दिए गए उसमें से कौन से 2025 में शामिल हुए हैं, तो खीचन गांव और मैनार गांव दोनों 2025 में शामिल हुए हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट। साथ में नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट देखते हैं फलोदी झील। क्या, फलोदी झील और कौन सी झील, बाप झील। साथियों ये दोनों ही झीलें पहले तो जोधपुर में आती थी, लेकिन अब आप लोगों से पूछा जाए कि ये झील अब कौन से जिले में आती है, तो अब कौन से जिले में आती है साथियों, अब आती है हमारी फलोदी जिले में। कौन से जिले में आती है, फलोदी जिले में आती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मैं पूछूं कि ये कैसी जिले हैं साथियों, तो ये जिले कैसी हैं, खारे पानी की जिले हैं। कभी आपको खारे और मीठे की अलग करने के लिए दे सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखिएगा। बाप झील और फलोदी झील कैसी झीलें हैं साथियों, खारे पानी की झीलें हैं। जब पढ़ाते पढ़ाते सांस ना सूख जाए तो पढ़ाई वो पढ़ाई नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लास कौन सी अच्छी, आराम से पढ़ेंगे तो 3 घंटे तक ये इस क्लास में टाइम लगेगा, लेकिन इस कंटेंट को मैं हमेशा 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे में ही देने का प्रयास करूंगा साथियों। बड़ला सोलर पार्क आप लोगों से पूछा जाए, पहले जोधपुर में था, अब कहाँ पर है, तो अब साथियों ये फलोदी में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर आपको ऑप्शन अगर अभी के हिसाब से अगर आपको जोधपुर देता है तो आपको जोधपुर करना है, अन्यथा ये फलोदी में आ गया है। बाबूजी का जन्म साथियों कोलू गांव में हुआ था। और कोलू गांव कहाँ पर है, आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, फलोदी में है साथियों। कहाँ पर है, फलोदी में है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इनके घोड़े का नाम क्या है साथियों, केसर कालमी। इनके घोड़े का नाम है, क्या है, केसर कालमी। इनके घोड़े का नाम है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, घोड़े के नाम पूछ सकता है। मांगलिया मेहाजी का जो जन्म है साथियों, वो भी कहाँ हुआ था, फलोदी में हुआ था। फलोदी में कौन से एक गांव है, कौन सा, बापिनी गांव, बापिनी तहसील है, इसी में हुआ था क्या इनका जन्म। इनका अगर घोड़े का नाम पूछा जाए तो किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम पूछा जाए तो क्या नाम है, किरण काबरा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फलोदी झील और बाप झील खारे पानी की झीलें हैं, फलोदी जिले में है। बड़ला सोलर पार्क फलोदी में है। बाबूजी का जन्म कोलू गांव फलोदी में हुआ था। घोड़ा इनका केसर कालमी है। मांगलिया मेहाजी का जन्म भी फलोदी बापिनी तहसील में हुआ था, और इनके घोड़े का नाम जो है साथियों किरण काबरा है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 31 अक्टूबर साथियों। 1 से 31 अक्टूबर 2025 तक हमने एक ऑपरेशन चलाया साथियों, ऑपरेशन खुशी 10। ऑपरेशन खुशी 10 का आयोजन किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया है, आप लोगों को बताना है। मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो साथियों जो ऑपरेशन खुशी 10 है वो राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। आप लोगों को मैं ऑपरेशन खुशी 10 के बारे में बताऊं। जो ऑपरेशन खुशी 10 है, उसकी अगर बात करें कि ऑपरेशन खुशी 10 जो है वो क्या है, ये आप लोगों को बताऊं मैं। तो साथियों इसका आयोजन कौन कर रहा है, इसको चला कौन रहा है, इसका आयोजक कौन है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो बता देना कौन, राजस्थान पुलिस। कौन चला रहा है, राजस्थान पुलिस। कौन चला रहा है, राजस्थान पुलिस। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आप लोगों से पूछा जाए तो जो गुमशुदा बच्चे हैं उनका पुनर्वास, गुमशुदे बच्चे हैं उनका साथियों क्या करना, पुनर्वास करवाना। यानी कि ऐसे लड़के जो किसी कारणवश अपने घर से निकले और वहां खो गए। छोटे छोटे टाबर जब घर से निकलते हैं तो इधर इधर गलियों में कहीं खो जाते हैं, फिर उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है साथियों।
ऐसे बच्चों को अपने बच्चे मानते हुए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन खुशी 10 जो है वो क्या किया है, चालू किया है। एक विशेष अभियान है। जो बच्चे गुमशुदा है, कहीं खो गए हैं, उन बच्चों का वापस पुनर्वास सुनिश्चित करना क्या है, ऑपरेशन खुशी 10 जो अपना ये जो अभियान जो विशेष अभियान चलाया गया है उसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर साथियों आप लोगों को इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस किसने चलाया? अपने राजस्थान पुलिस ने चलाया। इसका उद्देश्य क्या है? तो गुमशुदा बच्चे हैं उनको वापस पुनर्वास सुनिश्चित करना, उनको खोज के लाना, ये क्या है साथियों इसका उद्देश्य है। बाकी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसने चलाया, तो राजस्थान पुलिस ने चलाया था। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट है साथियों आप लोगों के सामने है, देखिए जो ऑपरेशन खुशी 10 जो आप लोगों को दिख रहा है, इसमें क्या है साथियों, जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश कर पुलिस का ये विशेष अभियान है। ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जो है वो चल रहा है। और आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें जो जन सहयोग है उसको ये जन सहयोग जो है इसको सफल बनाएगा। साथियों 1098 जो ये हेल्पलाइन है, इस पर कोई भी सूचना दे सकता है। तो राजस्थान पुलिस उस बच्चे को क्या है ढूंढने का प्रयास करेगी और ढूंढ कर लाएगी। तब अगर सारे लोग अगर इस हेल्पलाइन पर बहुत ज्यादा शिकायतें करेंगे, 1098 जो हेल्पलाइन है, तो पुलिस को क्या सूचना मिलेगी कि ये बच्चा खोया हुआ है और पुलिस प्रयास करेगी कि उस बच्चे को ढूंढ कर लाए और अपने परिवार को वापस दे। तो साथियों ये बहुत अच्छा एक ऑपरेशन राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया है, ध्यान रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है साथियों कुछ और अभियान है जो आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जाए साथियों कि ऑपरेशन सर्द हवा है वो किसके द्वारा चलाया गया है, तो बीएसएफ का ये ऑपरेशन है साथियों। 22 से 29 जनवरी 2025 तक क्या है इसका आयोजन हुआ था। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा सब कौन चलाता है, तो साथियों कौन चलाता है, जो हमारी बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो चलाती है। गिव अप अभियान की बात की जाए साथियों, तो नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 साथियों ये बहुत अच्छा अभियान है राज्य सरकार का। इसमें जो खाद्य सुरक्षा है साथियों, जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा में कुछ लोग ऐसे थे जो उसके पात्र नहीं थे साथियों। खाद्य सुरक्षा में कुछ लोग क्या थे, पात्र साथियों नहीं थे, और फिर भी वो क्या है इस योजना खाद्य सुरक्षा में लाभ ले रहे थे। तो गिव अप अभियान चलाया और स्वतः ही वो लोग थे वो हट गए। और इसमें साथियों सबसे ज्यादा कौन से जिले से लोग हटे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो है भीलवाड़ा से जो सबसे ज्यादा लोगों ने इस खाद्य सुरक्षा से गिव अप किया है, यानी कि अपना नाम है वो हटा लिया है। तो इससे क्या होगा साथियों, ऐसे लोग जो वास्तव में इसके पात्र हैं उनको लाभ मिल पाएगा। तो इसलिए ये गिव अप अभियान आप लोगों को याद रखना है, नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक चल रहा है। संकल्प से सिद्धि तक का अभियान जो है साथियों 9 जून से 21 जून 2025 तक चलाया गया। इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है साथियों कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिनके जवाब आपको देने हैं साथियों। आप लोगों को बताना है आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है, तो आप लोगों को बताना है कहाँ पर है साथियों। जैसलमेर में है। कौन से जिले में है? जैसलमेर में है। यहाँ पर जीवाश्म जो है, जीवाश्म उद्यान है ये। आपको जीवाश्म उद्यान अगर पूछा जाए तो भी यही है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क का मतलब ही होता है जीवाश्म। गड़ीसर झील, कावोद झील और बूथ झील अगर ये कहाँ पर है पूछा जाए तो साथियों कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और इम्पोर्टेंट जिले हैं, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती है। बूथ झील की अगर मैं बात करूं साथियों, तो बूथ झील है वो कांकनी नदी पर क्या है ये, कांकनी नदी पर है जो बूथ झील है वो कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा कांकनी नदी पर है। कहाँ पर? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट साथियों, लाठी सीरीज को देखते हैं। लाठी सीरीज है कहाँ पर है, जैसलमेर में है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि लाठी सीरीज कहाँ पर है, जैसलमेर में है। लाठी सीरीज कहाँ पर है साथियों, ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, जैसलमेर में है। ये क्या है साथियों, तो भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। इसके अंदर मीठा पानी है साथियों। जमीन के अंदर रेगिस्तान में मीठा पानी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर साथियों सेवण घास खूब उगती है, सेवण घास खूब उगती है। और ये पौष्टिक घास है जो पशु खाकर क्या देते हैं साथियों, दूध देते हैं।
सेवन अगास का अगर वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछा जाए, क्या नाम, वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछा जाए तो बता दीजिएगा। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है वो है साथियों लस्सीयूडस, लस्सीयूडस सीडिकुलस। लस्सीयूडस सीडिकुलस क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है लस्सीयूडस सीडिकुलस। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथियों आप लोगों से पूछा जाता है काकनी नदी के बारे में, तो काकनी नदी कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा कौन से जिले में है साथियों, जैसलमेर में है। कौन से जिले में है, जैसलमेर में है। और जैसलमेर में ये साथियों अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अंत प्रवाह की क्या है, सबसे छोटी नदी है साथियों। अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है बढ़िया से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है साथियों आप लोगों के साथ ओल्ड एमसीक्यू हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है साथियों। आप लोगों के सामने प्रश्न है प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है कितना है। 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है जो प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 4449 के लगभग क्या है इसका क्षेत्रफल है। इस चीज को आप बढ़िया से किताब में भी देख लीजिएगा। मुझे जो याद आ रहा है 4449 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर आप लोगों को बताना है साथियों। कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण के बीच। कैसे है 43 किलोमीटर, देखिए उत्तर से दक्षिण अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है साथियों वो आपसे पूछा जाए कितना है, आप सभी को बताना है कितना है, 826 किलोमीटर है। और आपको पूर्व से पश्चिम का पूछा जाए, पूर्व से पश्चिम पूछा जाए, पूर्व से पश्चिम अगर पूछा जाए साथियों, पूर्व से पश्चिम आप सभी को पता है कितना है, 869 है। अब आप 869 में से 826 नॉर्मली घटा दोगे तो कितना किलोमीटर आ जाएगा साथियों, 43 किलोमीटर आ जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यही आप लोगों से पूछा था कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो ध्यान रखिएगा 43 किलोमीटर का अंतर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है साथियों। मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। तो साथियों कुछ राजस्थान का नक्शा कुछ इस तरीके से है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मेड़ता सिटी यहाँ पर आ गया, सोजत कहाँ पर आ गया, सोजत पाली में है साथियों, यहाँ पर आ गया। मारवाड़ जंक्शन यहाँ पर आ गया और राजसमंद कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो आप सभी लोगों को पता है कि राजसमंद कहाँ पर है साथियों, सुदूर दक्षिण में है। कहाँ पर है, सुदूर दक्षिण में है। यही पूछा था इसने कि जो ऑप्शन लिखे उसमें से कौन सा है जो दक्षिण में है, तो आप सभी लोगों को पता है कौन है, जो राजसमंद है वो कहाँ पर है साथियों, दक्षिण में है। बाकी सब सुदूर दक्षिण में नहीं है, वो सब ऊपर आते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन चेंज करके ये क्वेश्चन आपके सामने फिर रिपीट हो सकता है। ये 2019 में कनिष्ठ अनुदेशक में साथियों पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट साथियों जो क्वेश्चन है अपना कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उसको क्या कहा जाता है साथियों। पाकिस्तान की जो सीमा लगती है 2024 में पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है और इसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन की लंबाई कितनी है, अगर लंबाई आप लोगों से 100 लोगों से पूछा जाए आप सभी को पता है कितनी है साथियों, 1070 किलोमीटर क्या है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के जो 5 जिले हैं रेड क्लिफ सीमा के साथ में सीमा बनाते हैं, रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ में बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं, तो सभी को पता है गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर आता है, उसके बाद अब नया जिला प्लोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर आते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट है रबी की फसल का उदाहरण है साथियों। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी है जो रबी की फसल है साथियों, तो आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ ये रीट लेवल 1 में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ये जो फसलें दिख रही हैं वो कौन सी हैं, तो ये तो कौन सी है साथियों, खरीफ की फसलें हैं। दिखने से ही मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये सब खरीफ की फसलें हैं क्योंकि इनको हम बरसात में उगाते हैं, तो ये खरीफ की हैं। लेकिन जो अलसी है साथियों, इसका सही आंसर भी क्या है, अलसी है। ये क्या है साथियों, तो ये है रबी की फसल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कौन सा है, मोट ग्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोट ग्वार बाजरा जो है
किस प्रकार की फसलें हैं साथियों, और ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया। बाजरा तो सभी को पता ही है किसकी फसल है साथियों, खरीफ की फसल है। बाकी आपको पता हो नहीं हो, लेकिन बाजरा सबको पता रहता है कि किसकी फसल है, अपने खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कौन सी तिलहन तिलहन की फसल, कौन सी तिलहन मतलब तेल देने वाली फसल रबी के मौसम में क्या करते हैं, हम बोते हैं साथियों। तो आप सभी लोगों को पता है चने के साथ में कौन क्या बोते हैं, हम सरसों बोते हैं। तो सरसों है क्या, कैसी तिलहन फसल है, रबी के मौसम में बोई जाने वाली है। बाकी मूंगफली भी तेल देती है, सोयाबीन भी तेल देता है, और तिल से भी तेल निकलता है। लेकिन ये सब हम कब बोते हैं साथियों, खरीफ के मौसम में इनको हम बोते हैं। खरीफ यानी कि कब, जब बरसात का टाइम होता है तब इनको बोया जाता है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम कब बोते हैं साथियों, सर्दी के टाइम में बोते हैं। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, तिलहन की फसल रबी के मौसम में जो बोई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की तिलहन फसलें हैं साथियों, आपको बताना है कौन सी है जो रबी की कैसी तिलहन फसलें हैं। तो ऐसी फसलें कौन सी है जो रबी के मौसम में बोई जाती हैं और क्या निकलता है, इनसे तेल निकलता है। तो आप अपन चेक करते हैं ऑप्शन। सरसों तो है, तारामीरा और अलसी। सोयाबीन, ये हो गया ऑप्शन, सोयाबीन आ गया तो ऑप्शन कट गया। इधर भी सोयाबीन आ गया तो ऑप्शन कट गया। इधर मूंगफली आ गई तो ऑप्शन कट गया। अपने पास सही आंसर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो क्या है, सही है। इसमें सरसों, तारामीरा और अलसी जो है क्या है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सरसों, तारामीरा और जो अलसी है वो रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसका क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है साथियों। जेल परेड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजस्थान की कार्यपालिका का पूछा है संवैधानिक प्रमुख, तो कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों, राज्यपाल हो जाए। अगर आप लोगों से भारत की जो कार्यपालिका, केंद्र की जो कार्यपालिका, उसका संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। इस चीज को आपको एग्जाम में पकड़ना है कि कई 2-4 क्वेश्चन तो आप इससे अपन को नहीं पूछा है कि कौन सा सही नहीं मिला हुआ है। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि यानी कि क्या साथियों, कार्यकाल है। पदावधि को हम क्या कहते हैं, कार्यकाल भी कह सकते हैं। अगर अनुच्छेद 154 की बात करें तो कार्यपालिका शक्ति है, और अनुच्छेद 155 में बात करें तो राज्यपाल को पद से हटाना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों हो जाएगा साथियों, सभी को पता है। आप लोग एक चीज देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। राज्यपाल कार्य निकाय, राज्यपाल कार्य निकाय, क्या, राज्यपाल कार्य निकाय। राज्यपाल पद का जो प्रावधान है 153 में है। इसके बाद इसकी जो कार्यपालिका शक्ति है 154 में है। इसके बाद इसकी नियुक्ति जो है वो 155 में है। इसका जो कार्यकाल है वो 156 में है। इसकी जो योग्यता है वो 157 में है। और इसकी शर्तें और शपथ, तो शर्तें थोड़ी छोटा शब्द है, इसको इसलिए पहले रखना है, और इसके बाद इसकी शपथ को रखना है। तो ये हो गया 158 और 159। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये अनुच्छेद है, इसी तरीके से इनको याद करना है बहुत अच्छे से। 153 में राज्यपाल का पद, कार्यपालिका शक्ति 154 में, नियुक्ति इसकी 155 में राष्ट्रपति जी करते हैं। इसका कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। 156 में है। इसके बाद योग्यता 157 में है, शर्तें 158 में है, शपथ 159 में है। अब 155 में क्या, राज्यपाल पद से हटाना, जबकि यहाँ 155 में अपन क्या देख रहे हैं, नियुक्ति देख रहे हैं, इसलिए अपना ये सही आंसर हो गया। ये गलत दे रखा है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया
कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा साथियों क्या अपने अधिपत्र द्वारा क्या करेगा, अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हमने देखा राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में दे रखी थी साथियों, 155 में। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और किसके द्वारा करते हैं, तो अभी आप लोगों ने देखा प्रश्न में भी दे रखा है किसके द्वारा करते हैं, अधिपत्र के द्वारा क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों को मैंने अनुच्छेद बता ही दिए हैं। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और सामान्यतः 5 वर्ष रहता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है साथियों। एक ही संविधान संशोधन है, ये याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन है। नेक्स्ट में साथियों आपको देखना है कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। कॉलेज व्याख्याता और हिस्ट्री का था, ये कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम इतिहास का था, और इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, किससे निर्मित है, आप लोगों को बताना है साथियों। तो मिट्टी की ईंटों से निर्मित है कालीबंगा के चबूतरे। कहाँ पर है कालीबंगा, तो याद रख लेना हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। पीलीबंगा और रंग महल भी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है सीईटी एग्जाम में पूछा गया है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य मिले, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। इसके अलावा कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने, एलपी टेसिटोरी जिनको हम बोलते हैं, उनका फुल फॉर्म है ये, उनकी पूरा नाम है, उन्होंने की थी। प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य यहाँ पर मिले थे साथियों। तो प्राक हड़प्पा के नहीं मिले थे, यहाँ पर क्या है, विकसित हड़प्पा के जो हमें साक्ष्य हैं, विकसित हड़प्पा या हड़प्पा जब सभ्यता जो विकसित हो चुकी थी, तो विकसित हड़प्पा जो है उसके हमें साक्ष्य यहाँ पर मिले थे। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो भी यही हो जाएगा, क्या, कि प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य नहीं मिले थे, यहाँ पर विकसित हड़प्पा के जो साक्ष्य हैं मिले थे। बाकी सारे ऑप्शन सही लिख रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है साथियों कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साथियों किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो साथियों किसको माना जाता है, कालीबंगा को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1871 में जो है प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है। एलएससी 2016 में पूछा गया है साथियों, और किसे दिया जाता है, एससी कार्लाइल को दिया जाता है। तो अपनी जो क्लास है वो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। हर रोज ये क्लास सुबह 6 बजे मेरा तो ये प्रयास है कि अपन इसको 5:20 पे स्टार्ट करें, ताकि पूरी दुनिया जो तैयारी करती है उससे हम 1 घंटा हमेशा आगे चलें। और हर दिन जीतने का प्रयास आपको करना पड़ेगा, तभी आप जीत हासिल कर पाओगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।